हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से हम आज इकट्ठे हैं एक नया पाठ पढ़ने के लिए जिसका नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो ऊपर चढ़ो से क्या समझ आ रहा है? ये कहीं पहाड़ पर या किसी ऊंचाई पर चढ़ने का कोई पाठ है। तो हम पढ़ते हैं डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इसमें चैप्टर में आपको पहले एक तारीख दी गई है एक पेंसिल के नीचे, जिस पर लिखा हुआ है 2 फरवरी सन 1984, यानी कि ये तब की घटना है। तो पहाड़ पर चढ़ने का कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। तो ये क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पहाड़ पर चढ़ना सिखाया जाता है, जो कि उत्तरकाशी में है। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे बड़ी उमंगों के साथ। कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब 20 टीचर थीं, जिनमें से एक मैं थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थीं। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी संकरे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। बाप रे, कल का वह दिन। मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है जिससे ट्रैकिंग पर ना जाना पड़े। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज़ सुनाई पड़ी, मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अप, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा। सर, मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए। पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती हैं ना आप? जी सर, यह कोई नई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं मुंह लटकाए चलती तैयार होने के लिए। अभी मुड़ी ही थी कि फिर उनकी आवाज़ सुनाई दी, सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, यह सबको बताया जा चुका है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है बच्चों? ये पढ़ा है कि 20 महिलाएं इकट्ठी हैं एक कैंप में, जो कि उत्तरकाशी में है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जहाँ पर पहाड़ पर चढ़ना सिखाया जाता है। तो ये 20 टीचर्स अपनी टीम के साथ इकट्ठी हैं। इनको टीम में बांटा गया है और 20 टीचर के नीचे वो टीमें बनाई गई हैं। तो इनको उनका मार्गदर्शन करते हुए ऊपर लेके जाना है। और इन सब के ऊपर हैं एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जिनके डायरेक्शन में ये सभी ऊपर चढ़ेंगे। तो ये जो टीचर हैं, जो कहती हैं सिर्फ मैं ही टीचर थी, बाकी सभी बैंक या दूसरी संस्थाओं से थी, तो इनके पैर में छाले पड़े हैं और इनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ये चाहती हैं कि मैं ऊपर आज पहाड़ पर ना चढ़ूं, आज मुझे छुट्टी मिल जाए। लेकिन ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, आप तैयारी करो और आपने ही अपनी टीम को ऊपर लेके जाना है, और कैसे लेके जाना है वो सभी आपको समझा दिया गया है। बताओ, क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों पर चढ़े हो? कब और कहाँ? तो बच्चों, आप में से किन किन बच्चों ने पहाड़ देखे हैं, और देखे हैं तो किस जगह पर देखे हैं? आप कौन से राज्य में गए हैं, कौन से देश में गए हैं जहाँ पर आपने पहाड़ देखे हैं? और अगर देखे हैं तो क्या आप पहाड़ों पर चढ़े भी हैं? तो कब और कहाँ पर चढ़े हैं? अब बहुत सारे लोग तो वैष्णो देवी जाते हैं, तो तब पहाड़ पर ज़रूर चढ़ते हैं। तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर तक चले हो, कितना चल सकते हो? अगर आप रोज़ सैर करते हैं या खेल खेलते हैं या अपने बड़ों के साथ कहीं बाहर जाते हैं कसरत करने के लिए, तो आप कितनी दूर तक पैदल चलते हैं और कितनी दूर तक आप पैदल चल सकते हैं? बच्चे तो रेस में भी भाग लेते हैं, स्कूल में जब प्रतियोगिता होती है तो उसमें भाग लेते हैं। तो आप कितनी दूर तक पैदल चले हैं और कितना चल सकते हैं? कल्पना करो, पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होंगे, चित्र बनाओ। अगर बच्चों आपने पहाड़ देखे हैं तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पहाड़ों पर जहाँ गाड़ियाँ जाती हैं वो रास्ते भी बिल्कुल घुमावदार रास्ते होते हैं। ऐसे सीधी पहाड़ पर गाड़ी नहीं चढ़ती, सीधा रास्ता नहीं बनाया जाता, बल्कि घुमाव देकर पहाड़ काट कर रास्ते बनाए जाते हैं। और पहाड़ पर अगर आपने ट्रैकिंग करनी है, पहाड़ पर पैदल चढ़ना है, तो किस किस तरीके के रास्ते होते होंगे उसका आपने अपनी कल्पना से चित्र बनाना है। ऐसा आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा ट्रैकिंग करते हुए, या कोई चित्र भी अखबारों में देखे होंगे, कोई फ़ोटो देखी होंगी। तो कल्पना करके आप वैसा चित्र बनाइए।
एक बड़ी जिम्मेदारी। ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। ये ग्रुप लीडर कौन है? जो ये 20 महिलाएं हैं, ये ग्रुप लीडर हैं। जो टीम इनके साथ हैं, ये उनकी मदद कैसे कैसे करेंगी, ये दिखाया गया है, बताया गया है कि एक बड़ी जिम्मेदारी। ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखना। तो देखा कि ग्रुप लीडर सिर्फ हुक्म चलाने के लिए नहीं है, वो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सज़ा है या मज़ा। ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों में मैं ही अकेली केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिज़ोरम की खोनदोनबी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। उसे केवल मिज़ो भाषा ही आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे। अब ये जो टीचर हैं, इन्होंने क्या बताया है कि इनके साथ जो बाकी महिलाएं थी, बाकी औरतें थी, वो कहाँ थे, कहाँ से थी? असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड, इन राज्यों से थी, जहाँ पर कम लोगों को हिंदी आती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, बहुत लोगों को आती है, लेकिन कुछ को नहीं आती। तो उनमें से एक लड़की जो थी, वो थी खोनदोनबी, जिसे सिर्फ मिज़ो भाषा ही आती थी, वो मिज़ोरम की थी। तो ये कहते हैं कि आपस में ये बहुत ज़्यादा बात एक दूसरे से नहीं कर पाई ग्रुप में, और खोनदोनबी से तो एक भी बात नहीं कर पाई, क्योंकि उसे केवल मिज़ो भाषा आती थी और इन टीचर को मिज़ो भाषा नहीं आती थी। लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को पसंद करती थी। और जब हम किसी दूसरे की भाषा नहीं समझते तो हम किस तरीके से अपनी बात उनको कहते हैं? हम इशारों में बात समझाने की कोशिश करते हैं कि इशारों से ही समझ आ जाए। अब आप बताइए, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या सोचते हो? अगर तुम्हें ऐसे कैंप में लीडर चुना जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगे? क्यों? तो आपने देखा कि ग्रुप लीडर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। सभी का ख्याल रखना, सभी को आगे लेके जाना। जब तक सारा ग्रुप ना आगे चल जाए तब तक आगे ना बढ़ना। अगर कोई पीछे रहता है तो उसको अपने साथ लेके चलना। तो ये सभी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहाड़ पर चढ़ते हुए बहुत ध्यान से चढ़ना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप ये बताइए, अगर आपको ग्रुप लीडर बना दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा या आपको लगेगा अरे ये क्या मुसीबत मैंने मोल ले ली? कैसा लगेगा आपको? फिर कभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लास में अगर आपको मॉनिटर बनाया हो टीचर ने, तो एक मॉनिटर क्या क्या करता है? वो सिर्फ मज़े करता है, दूसरों पे डांट टपट करता है, दूसरे बच्चों को सज़ा देता है, या उसकी कुछ जिम्मेदारी होती हैं? अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता तो टीचर को क्या जवाब देना होता है? तो आप सोचिए कि जैसे मॉनिटर की जिम्मेदारियां होती हैं क्लास में, वैसे ही ग्रुप लीडर की भी अपने ग्रुप के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। तो अगर क्या आप जिम्मेदार बच्चे हैं? अगर आप जिम्मेदार बच्चे हैं तो आप ज़रूर मॉनिटर बनना पसंद करेंगे, ग्रुप लीडर बनना पसंद करेंगे। और अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं, आप मस्ती करने वाले हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई, मैंने नहीं मुसीबत मोल लेनी, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने मॉनिटर नहीं बनना, मैंने ग्रुप लीडर नहीं बनना। ऐसा ही होगा ना? अब आगे तारीख दी गई है 5 फरवरी सन 1984। जब नदी पार की, रोज़ की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। तो नाश्ते में सभी को क्या दिया जाता था? विटामिन सी और आयरन की गोलियां और गरम चॉकलेट वाला दूध, ताकि शरीर में विटामिन की और आयरन की कमी ना हो। ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता। पट्टियाँ बांधते और दर्द की मरहम मलते हुए हम रोज़ एक एक दिन गिनते। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हम नदी के पास थे। ट्रैकिंग मीन्स चढ़ना। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन मीन्स खूंटे जिससे रस्सी बांधी जाती है, वो मोटा रस्सा बांधा जाता था।
इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिटॉन खूंटों से मजबूती से बांधा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी, पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रस्सा खुल गया तो, ये हुक उखड़ गए तो। मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो महिला दिखाई गई है, ये इनको एक रस्सी पे एक हुक है, उस हुक से इन्होंने अपने को बांध रखा है। तो इनको मन में डर है, रास्ते में रस्सी ही टूट गई तो, कहीं हुक खुल गया तो मैं नदी में ना बह जाऊं, तो ऐसा डर इनके मन में आ रहा है। और जो भी ये नदी पार कर रहे होंगे तो उनके मन में भी ये डर आ सकता है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज होता है, तो ये डर आना स्वाभाविक है। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें स्लिंग एक तरह का हुक, जो हुक है उसको स्लिंग बोलते हैं और जो खूंटे हैं उनको पिट ऑन बोलते हैं, और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला। बर्फीले पानी में छप 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 करते हुए वे नदी के पार थे। तो पहले तो ब्रिगेडियर जो हैं ज्ञान सिंह जी, उन्होंने नदी पार करके दिखाई। तो वो तो एक्सपर्ट थे, बहुत जल्दी उन्होंने नदी पार कर ली, बिना डरे बिना रुके। उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बचते हुए जा खड़ी हुई। तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई, बचाव का कोई रास्ता न था। मैं नदी में उतरने को तैयार तो हो गई पर साहस नहीं जुटा पा रही थी। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वे जोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। इन मैडम का क्या नाम है? संगीता मैडम, जो ये अपनी ये घटना बता रही हैं अपने जीवन की। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। तो मुझे लगता है मैंने आपको थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पर प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी और पहले वो गए, ना कि ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, वो तो डायरेक्टर हैं। तो अब ये भी डर रही थी, ये भी सोच रही थी कि मैं थोड़ा पीछे खड़ी हो जाऊं, पहले कोई और चला जाए, क्योंकि सभी डर रहे थे जाने में। नदी को देखकर सभी को डर लग रहा था। तो लेकिन जब इनको देखा तो प्रशिक्षक ने इनकी हालत समझ ली, इनका चेहरा देखकर कि ये डर रही हैं, तो उन्होंने ज़ोर से बोला, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। और इसके साथ ही किसी ने, उनको खुद भी नहीं पता, किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। लगा पैर सुन्न हो गए, मैं कांपने लगी, किट 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 मेरे दांत बज रहे थे, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था, पर धीरे धीरे पानी आया। नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। लगा अब तो बह जाऊंगी, पर नहीं, मैं तो हुक के सहारे रस्से से बंधी हुई पानी पर पड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाज़ें मुझे सुनाई दी। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे पर पहुंच गई। तो जैसा संगीता मैडम को डर था कहीं रस्सा टूट ना जाए, रस्सा तो नहीं टूटा, पर उनके हाथ से रस्सा छूट ज़रूर गया। लेकिन क्योंकि वो हुक से, स्ट्रिंग से बंधा हुआ था रस्सा जो अटका रखा था, तो वो पानी में नहीं बह पाई। ये सभी सुरक्षा के इंतज़ाम करके ही माउंटेनियर आगे बढ़ते हैं, इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसके बाद जब उनको थोड़ी समझ आई, जब सब चिल्ला रहे थे कि रस्सा पकड़ो, तो दोबारा से उन्होंने रस्सा पकड़कर हिम्मत करके नदी पार कर ली। नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की। अब जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें लगता है मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, या बहुत डर लगता है जिस काम को करने में, और उस काम को करते हैं तो कितनी कितनी खुशी मिलती है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे ये जितने भी एडवेंचरस झूले हैं, बहुत जोखिम भरे, मैं इनमें नहीं बैठ सकती। लेकिन एक बार मैं इनमें बैठ गई और पूरा झूला मैं रो रो के मैंने वो टाइम निकाला। और जब वो टाइम पूरा हुआ उसके बाद मैं इतना खुश थी, अरे मैं इस झूले पे बैठी थी। तो ऐसा ही जब हम कोई ऐसा जोखिम भरा काम हमें लगता है ये है, वो कर लेते हैं, तो उसके बाद खुशी का एहसास होता है। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। अब खुद निकल गई तो अब दूसरों को सलाह देने लगी कि रस्सा कसकर पकड़ो, नहीं तो छूट जाएगा हाथ से। अपना अनुभव था ना। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, यह उसी का परिणाम था। तो ये साहस कैसे आया? जब वो पानी में उतरी। अगर वो पानी में नहीं उतरती तो ये साहस कभी भी नहीं आता। पता करो और लिखो,
पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज़ में होते देखा है? कहाँ? पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों होती है? क्या तुमने कभी किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है? क्या तुमने कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है? यदि हाँ, तो अपनी कक्षा में सुनाओ, उसे अपने शब्दों में लिखो भी। तो इतना पाठ आपने पढ़ा, इसमें आपने एक दो चीज़ें तो जानी ही हैं कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए या ट्रैकिंग के लिए या माउंटेनियरिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा, इसमें एक मोटा रस्सा और मोटे रस्से में को बांधने के लिए खूंटे जिन्हें पिटौन बोलते हैं, और उसमें रस्सी को अटकाने के लिए स्लिंग जिसे हुक बोलते हैं। तो इतना तो हमें पढ़ा, और बाकी चीज़ें आपके दिमाग में जो आ रही हैं वो देखिए, और पहाड़ पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें एक कुदाली की ज़रूरत भी पड़ती है, जिससे हम थोड़ा खोद कर अपने कदम रखने के लिए रास्ता बनाते हैं जब पहाड़ पर बहुत सारी बर्फ़ होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहाड़ पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब इनके पास एक पिट्ठू बैग भी था ना, जिसमें उनका सामान होगा ज़रूरत का। जो अब आप आगे पाठ पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि वो किस काम आता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज़ में होते देखा है? आपने कहाँ देखा है रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज़ में? बताइए। तो आपने अगर फिल्में देखी होंगी तो जब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाना होता है और कुछ नहीं होता, तो आम तौर पर हीरो को या विलेन को या जो भी उसका इस्तेमाल कर रहा होता है दूसरी बिल्डिंग पर जाने के लिए, रस्सी में एक बहुत बड़ा सा हुक जिसमें 4 ऐसे पंजे से बने होते हैं वो बांध के फेंका जाता है, और वहाँ वो उसे छत पर अटक जाता है। फिर उस रस्से के सहारे वो उसको उस बिल्डिंग तक पहुँचते हैं। या ऐसा और भी कहीं आपने देखा होगा कि ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ते हुए भी इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं पहाड़ी नदी पार करने के लिए? अगर पुल ना हो तो देखिए, नाव तो वहाँ पर नहीं मिलेगी, या दूसरी जो बोटिंग होती हैं जिनमें राफ्टिंग करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, वो वहाँ पर काम आती हैं। लकड़ी की नाव वहाँ पर नहीं होती। तो और पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों होती है पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति? क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और ठंड भी होती जाती है ना। तो शरीर को ठंड भी लग रही होती है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से शरीर में को थकान भी बहुत जल्दी होती है। तो ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आयरन और विटामिन सी की गोलियां इनको नाश्ते में खिलाई जाती थी, और गर्म चॉकलेट का दूध भी दिया जाता था शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए, एनर्जी के लिए, शक्ति के लिए। क्या तुमने कभी किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है? क्या आपने घर में अपने बड़ों से, अपनी टीचर से, अपने दोस्तों से, आसपास किसी से भी, या कोई आपसे मिलने आता है, किसी जोखिम भरे काम के बारे में सुना है? और सुना है तो आप बताइए कि आपने क्या सुना है। अपने दोस्तों को बताइए, अपनी टीचर को बताइए। क्या तुमने कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है? यदि हाँ, तो अपनी कक्षा में सुनाओ, उसे अपने शब्दों में लिखो भी। और अगर आपने भी कोई हिम्मत भरा काम किया है जो आपको लगता है कि बहुत हिम्मत, बहुत साहस का काम था, तो वो भी आप अपनी कक्षा में सुनाइए और उसे लिखिए भी। अब है 10 फरवरी सन 1984। इससे पहले थे 8 फरवरी। उससे पहले जब ये शुरू होता है तब ये था, जब चैप्टर शुरू हुआ तब था 2 फरवरी 1984, यानी कि 2 फरवरी से उत्तरकाशी से ये कैंप से यात्रा शुरू होती है, और अब आ गया है 10 फरवरी। पूरे 8 दिन बीत गए हैं। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना। रॉक मीन्स चट्टाने और क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, तो चट्टानों पर चढ़ना है रॉक क्लाइंबिंग, जो कि 10 फरवरी सन 1984 से इनके कैंप में ये सिखाया गया, शुरू किया गया। 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचना था। यह गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर, जैकेट। विंड चीटर कौन सी जैकेट होती है? जो हवा को शरीर तक पहुंचने से रोकती है, इसलिए उसे विंड चीटर बोला जाता है। सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान पिट्ठू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। तो इतना सारा सामान लेकर इनको ऊपर चढ़ना था, चढ़ाई करनी थी।
सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थी। आपने कभी पहाड़ देखे हैं तो उनमें आप देखेंगे कि सीढ़ीदार खेत होते हैं पहाड़ों में। ऐसे प्लेन खेत नहीं होते, क्योंकि पहाड़ी एरिया में प्लेन नहीं, ऐसे सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे का इस तरीके का वहाँ पे तल होता है। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान लें। तो सिखाने से पहले, इनको ऊपर चढ़ने से पहले क्या सिखाया गया कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ अच्छी तरीके से जमाने की मजबूत जगह पहचानें, फिर अगला कदम उठाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने कदम तो उठा लिया और आगे रखने को आपको पता ही नहीं कहाँ रखा जाए, जो कि सेफ़ नहीं है, सुरक्षित जगह नहीं है, तो उससे चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान लें। आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। तो आपने देखा, सबसे पहले प्रशिक्षक ये सब काम करके दिखाते हैं, उसके बाद ग्रुप लीडर ये काम करते हैं। तो आज संगीता मैडम बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं पीछे खड़ी रहूं। अब वो साहसी हो गई थी, उनमें साहस आ गया था काम करने का, ऊपर चढ़ने का, आगे बढ़ने का। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा वे उस चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रस्से से झूलने लगी। अब प्रशिक्षक तो बिल्कुल एक्सपर्ट थे, है ना, तो वो फटाफट चढ़ गए और उनको देखकर संगीता मैडम को लगा कि जैसे वो तो दौड़ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने खुद पैर बढ़ाया तो पैर बढ़ाते ही पैर फिसल गया और रस्से से झूलने लगी। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो, आवाज़ आई। कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। तो प्रशिक्षक ने क्या उनको समझाया कि 90 डिग्री का कोण यानी कि सीधे चलना है, झुकना नहीं है कहीं। ऐसी आवाज़ आई, कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। कमर सीधी रखने से यानी कि 90 डिग्री का कोण, आगे नहीं झुकना। मैं एक बार फिर बढ़ी। चट्टान को ज़मीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं बेझिझक हो निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। अच्छा, ऊपर चढ़ने के बाद फिर नीचे भी उतरना था, ये भी इन्होंने लिखा है। और नीचे उतरने को क्या बोलते हैं पर्वतारोहण की भाषा में? रैपलिंग बोलते हैं। एक बार फिर मैं बेझिझक हो, तो अब इनका डर निकल गया था और ये निडर हो चुकी थी। तो निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। बताओ, क्या तुम कभी पेड़ पर चढ़े हो? कैसा लगा? तो बच्चों, आप पहाड़ पर नहीं तो पेड़ पर तो आसपास ज़रूर चढ़े होंगे, कोशिश तो ज़रूर की होगी। पेड़ पर चढ़ते हुए तुम्हें डर लगा या नहीं? क्या कभी गिरे भी? क्या तुमने कभी किसी को छोटी दीवारों पर चढ़ते देखा है? दीवार पर चढ़ने और ऊंची चट्टान पर चढ़ने में तुम्हें क्या अंतर लगता है? अब छोटी दीवारों पर तो बच्चे चढ़ ही जाते हैं, इजी होता है चढ़ना। और बच्चों के यही खेल हैं, दीवार पर चढ़ना, रेत में कूदना, छलांगे लगाना। लेकिन क्या किसी ऊंची चट्टान पर भी आप चढ़े हैं? और चढ़े हैं तो आपको छोटी दीवार पर चढ़ने में और ऊंची चट्टान पर चढ़ने में क्या अंतर लगा? एक मज़ेदार घटना जो कि 14 फरवरी सन 1984 की है। अब 2 फरवरी से शुरू होकर ये 14 फरवरी तक पर हम पहुंच गए हैं, जिसमें नदी पार की गई है और रॉक क्लाइंबिंग की गई है। शाम हो चली थी। खोनदोनबी को भूख लगी थी। ये खोनदोनबी कौन है? जो मिज़ो की लड़की थी, जिसको और कोई दूसरी भाषा नहीं आती थी। खोनदोनबी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान भी खत्म था। मेरे देखते ही देखते वह कटीली तारे पार करके एक बगीचे में घुस गई। वहाँ से वह 2 बड़े बड़े पहाड़ी खीरे तोड़ लाई। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया। अपनी भाषा में वह खोनदोनबी से कुछ कह रही थी। उसकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ से बाहर थी। खोनदोनबी बीच बीच में मिज़ो भाषा में कुछ जवाब देती जो हमें समझ ना आता। मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती, लेकिन किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। आखिर हाव भाव से मैंने उस महिला को समझाया और गलती मानी। तो अब इनको भाषा
खोनदोनबी को कोई दूसरी आती नहीं थी और इनका खाने का सामान सारा ख़त्म हो चुका था। तो खोनदोनबी तो मिज़ो की थी, वो भी पहाड़ी एरिया है, तो उनको पता था और वहीं किसी झाड़ी में बगीचे में घुस गई, कटीले तारे पार करके, और बगीचे से वो 2 पहाड़ी खीरे तोड़ लाई अपनी भूख मिटाने के लिए। लेकिन एक पहाड़ी महिला जो थी, कोई और पहाड़ी महिला जो उस बगीचे के आसपास उसकी देखभाल करने के लिए होगी, तो उसने बैग पकड़ लिया खोनदोनबी का और वो कुछ कुछ बोल रही थी और दोनों आपस में पहाड़ी भाषा में बात कर रही थी और खोनदोनबी कुछ जवाब देती थी जो कि संगीता मैडम को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको मिज़ो नहीं आती थी और उनको हिंदी नहीं आती थी। लेकिन जहाँ तक मैं समझी हूँ, उस महिला ने खीरे तोड़ने पर गुस्सा किया होगा। तो आखिर में हाव भाव से ही उस महिला को समझाया और गलती मानी। हाँ, गलती मानी मतलब कि खीरे तोड़ने के लिए गलती मानी। इतनी देर में सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था, अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा कि हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। हम बहुत घबरा गए। सारा ग्रुप तो बहुत आगे निकल गया, अंधेरा भी हो गया। तो क्या लगा संगीता मैडम को कि हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे थे। हम बहुत घबरा गए, टॉर्च से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने घबराकर हाथ पकड़ लिए, ठंड में मेरे भी पसीने छूट रहे थे। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कहाँ हो तुम सब। पहाड़ों पर मेरी आवाज़ गूंजने लगी। हमने ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजानी शुरू की और टॉर्च से रोशनी की। तो सबके पास, आपको ध्यान हो, जब शुरू में बताया गया था क्या क्या सामान था, तो उसमें सीटी भी थी। तो सीटियाँ किस लिए होती हैं? एक दूसरे को बुलाने के लिए, आवाज़ देने के लिए। तो इतनी ज़ोर से आवाज़ निकाला ज़रूर संभव नहीं, बहुत दूर तक, जैसे अब ये गुम हो गए हैं, तो ये सीटी बजाकर ही एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं। और टॉर्च थी ताकि अंधेरा हो तो उससे रोशनी की जा सके। तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था। जब अभी सीटियाँ बजने लगी तो दूसरा ग्रुप जो आगे निकल गया था, उसने भी सीटी की आवाज़ सुनकर सीटी बजाई। हम उस संकेत को समझ गए। टॉर्च जलाए हुए, हाथ पकड़े, पसीने से तरबतर हम वहीं अपनी जगह खड़े हो गए। ये हम कौन है? एक खोनदोनबी है और एक संगीता मैडम है और बाकी ग्रुप इनका आगे निकल चुका है। लेकिन सीटी बजा के इन दोनों ने संकेत दे दिया है और ये ग्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रुप इनकी तरफ बढ़ रहा है क्योंकि ये अपनी जगह खड़े हो गए। खोनदोनबी को लगा कि हमें कुछ न कुछ बोलते रहना चाहिए। उसने मिज़ो भाषा में ज़ोर ज़ोर से कोई गीत गाना शुरू किया। तो खोनदोनबी ने क्या सोचा कि मैं गाना गाना शुरू कर देती हूँ ताकि हमारी आवाज़ सुनकर ग्रुप को जल्दी पता चल जाए कि हम कहाँ पर हैं। थोड़ी ही देर में हमें ग्रुप मिल गया, तब जाकर हमारी जान में जान आई। अब कहीं दूसरी जगह पर जाओ और वो भी ऐसी अनजान जगह है और वो भी खतरनाक जगह है और वहाँ पर अकेले रह जाओ तो डर तो लगता ही है ना। तो ये सभी चीज़ें हमारे पास में, जब कहीं बाहर जाते हैं, माउंटेनियर होते हैं, सभी अपने पास में रखते हैं ताकि समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद की जा सके। अब आपने ये पाठ पढ़ा तो अब आप बताइए, क्या तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिसे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती या जिसकी भाषा तुम समझ नहीं पाते? ऐसे में तुम क्या करते हो? क्या कभी तुम भी रास्ता भूले हो? तब तुमने क्या किया? अच्छा बच्चों, आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जो कोई साउथ से है, तमिल बोलता है या तेलुगु बोलता है या महाराष्ट्रियन है, मराठी बोलता है, तो जिसकी भाषा तुम नहीं समझ पाते या वो तुम्हारी भाषा नहीं समझ पाता, तो तुम कैसे उससे बात करते हो? क्या तुम उससे बात ही नहीं करते? ये तो बहुत गलत है। तो तुम इशारों में समझाकर बात करते होगे। अगर उसे कोई दूसरी भाषा आती है, जैसे कि इंग्लिश है, तुम उसमें भी बात कर सकते हो। तो तुम क्या करते हो, ये तुम बताओ कि तुम कैसे बात करते हो। क्या कभी तुम भी रास्ता भूले हो? तब तुमने क्या किया? क्या आप भी कभी कहीं जाते हुए रास्ता भूल गए हैं? तो आपने उस समय क्या किया? अगर जब रास्ता भूल गए, डर गए, आपने किसी से मदद मांगी, आपने क्या किया? खोनदोनबी ने ऐसी स्थिति में ज़ोर ज़ोर से गीत क्यों गाया होगा? आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि ताकि ग्रुप को जल्दी समझ आ जाए कि वो लोग कहाँ खड़े हैं, इसलिए उन्होंने ज़ोर ज़ोर से गीत गाया। क्या डर से उभरने के लिए तुमने किसी और को कुछ खास करते हुए देखा है? क्या और कब? अब किसी को डर लग रहा है तो आपको क्या लगता है? आपने किसी को देखा है कि वो कुछ बहुत ही अलग कर रहा हो, कुछ खास कर रहा हो? जैसे ज़्यादातर लोग डरते हैं तो क्या करते हैं, गाना भी गा लेते हैं, डर लगे तो गाना गा, है ना। और कुछ मेरे जैसे लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेते हैं कि हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लो, हनुमान जी इस डर को भगा देंगे, हमारी रक्षा करेंगे। अब आप लोग क्या करते हैं या आपने किसी को कुछ खास करते हुए देखा हो तो क्या देखा है और कब देखा है, ये आपने बताना है, चर्चा करनी है।
बताना किसको होता है? आपस में दोस्तों को बताइए। अगर आप अपने क्लासरूम में हैं तो अपने टीचर को बताइए, अपने घर में बताइए, बड़ों को बताइए। तो बातें कीजिए, करके देखो। और ये आपने करके देखना है, बिना बात किए अपने दोस्त से किताब या कुछ चीज़ें मांगो। इसी तरह कक्षा में बिना बोले अपनी बात समझाने की कोशिश करो। यानी कि आपने भाषा का इस्तेमाल नहीं करना, इशारों से ही बात करनी है, इशारों से ही अपनी बात समझाने की कोशिश करनी है। या बात किए बिना कोई और तरीका आपको समझ आता है तो वो कोशिश आपने करनी है। अब है 15 फरवरी सन 1984, एक खास मुलाकात। रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया। वे थी बछेंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थीं। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बछेंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। बेड़ू पाको 12 मासा काफल पाको चैता मेरी छैला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यही बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेंगी। तो क्या आपको पता था कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? वो थी बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत लोग इसको कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत मुश्किल है और इतना आसान नहीं है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर पाना। और बछेंद्री पाल पहली महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाई। तो ये ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने के लिए आई थी, जिसे संगीता मैडम को और बाकी ग्रुप को, बाकी लोगों को मिलवाया गया था और वो एक खास मेहमान थी। अब है कैंप 18 फरवरी सन 1984। हम अब लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को यहीं रुकना था। टेकला गांव से जब चले थे तो टेकला गांव था 1600 मीटर की ऊंचाई पर। तो उससे आगे कितना आ गए हैं वो 534 मीटर ऊंचाई पर आ चुके हैं। हमें रात को यहीं रुकना था। हम अपना अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की 2 तह वाली शीट थी, जिसमें हवा रुकी रहती और ठंड नहीं आती थी। अब प्लास्टिक की शीट कितनी पतली होती है, लेकिन वो 2 तह वाली थी, जिसकी वजह से हवा उसमें रुक जाती थी और ठंड से बचाव होता था। हमने खूंटे गाड़े और टेंट बांधने शुरू किए, पर यह क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे। अब पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी इलाके में हवाएं बहुत बहुत तेज़ चलती हैं, बहुत तेज़ चलती हैं। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ियां इकट्ठी करके चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ की। तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से टेंट लगाया, क्योंकि जब भी टेंट लगाने की कोशिश करते तो टेंट किसी ना किसी तरफ से उड़ जाता। चलो, इन्होंने इकट्ठे होकर टेंट भी लगा लिया। फिर टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अच्छा, नाली क्यों खोदी बच्चों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि नाली किस लिए खोदी होगी। मुझे लगता है कि ये जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए उन्होंने नाली खोदी होगी, कि नाली को पार करके कोई जंगली जानवर ना आ पाए। ऐसा मुझे लगता है। हो सकता कोई और भी कारण हो, तो आपने अपने टीचर से या अपने घर में अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। और इनको अब जब इतना चल के आए थे, ऊपर चढ़ाई कर ली थी, भूख से बेहाल थे, तो इन्होंने क्या किया, पत्थर तो पहाड़ पर होते ही हैं, उसका चूल्हा बना लिया। लकड़ियाँ भी इन्होंने इधर उधर से इकट्ठी कर ली, क्योंकि पेड़ भी होते हैं। तो और उसके बाद इन्होंने इकट्ठा करके खाना पकाया और खाना खाकर जो छिलके और कूड़ा था वो एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ़ की। ऐसा नहीं है कि खाना बनाया और वहीं पर कूड़ा छिलके वगैरह छोड़ दिए गंदा करने के लिए। तो जहाँ भी हम जाते हैं हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी कचरा किसी भी प्रकार से वहाँ पर गंदा ना करें, उसे उस जगह को साफ़ करके ही आएँ। तभी हमारा देश और ये धरती साफ रहेगी, स्वच्छ रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि सरकार का काम है वहाँ जाकर सफाई करो। हम सभी की जिम्मेदारी है अपने देश को साफ रखना, इस धरती को साफ रखना, इस पर्यावरण को साफ रखना। तो उन्होंने कितना अच्छा काम किया, कूड़ा इकट्ठा किया, क्योंकि इतने सारे माउंटेनियर होते हैं, बहुत लोग चढ़ाई करते हैं। अगर सारे जाकर वहाँ पर कूड़ा छोड़ने लगे तो पहाड़ कूड़े का ही ढेर बन जाएगा, है ना। फिर क्यों चढ़ाई करनी है अगर पहाड़ को गंदा ही करना है तो हमें जहाँ तक संभव हो, और जहाँ तक संभव क्या, हमें पूरी तरह ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी वजह से कहीं भी गंदगी नहीं होगी।
सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। अब वहाँ पर कोई डबल बेड तो नहीं लगे हुए थे, तो स्लीपिंग बैग होते हैं माउंटेनियर्स के पास, वो उसको खोलते हैं और उसी में सोते हैं। हमारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए थे जिनसे गर्मी रहती थी। मैं सोच रही थी क्या इसमें मैं सो पाऊंगी, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। सुबह जागे तो बर्फ़ गिर रही थी। अरे वाह, कितने लोग जाते हैं स्नोफॉल देखने, तो ये जब उठ जागे तो बर्फ़ गिर रही थी। सफ़ेद सफ़ेद रुई के कतरों की तरह थी बर्फ़। बहुत मुलायम होती है जब बर्फ़ गिरती है। अगर आप बच्चों ने देखा हो पहाड़ों पर बर्फ़ गिरते हुए, तो गिरती हुई बर्फ़ बहुत ही मुलायम होती है, बिल्कुल रुई की तरह। देखते ही मज़ा आ गया। पेड़ पौधे, घास, पहाड़ सभी कुछ सफ़ेद दिख रहे थे। आज हमें बर्फ़ पर और ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। तो अभी तक ये पहुँचे थे 2134 मीटर की ऊंचाई पर, और इन्होंने चढ़ना है 2700 मीटर की ऊंचाई पर। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ दी गई। हम छड़ी के सहारे पैर जमा जमा कर बढ़ रहे थे। बार बार पैर फिसल रहे थे क्योंकि बर्फ़ गिर गई थी, तो पैर फिसल भी रहे थे। तो पैर बहुत जमा जमा कर आगे बढ़ रहे थे। छड़ियों के सहारे इनको छड़ियाँ दी गई थी आगे बढ़ने के लिए। दोपहर होते होते हम बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर थे। वहाँ हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ़ के गोलों से भी खेले। तो ये चित्र में आप देख रहे हैं, इन्होंने स्नोमैन बनाया है और स्नोमैन के साथ इन्होंने फ़ोटो खिंचवाई है। या इस चित्र में ये दिखाया गया है कि कुछ यात्री जो घूमने गए हैं वो स्नोमैन बनाकर उसके साथ अपना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अब है 21 फरवरी सन 1984, कैंप का आखिरी दिन। तो ये कैंप 2 फरवरी से शुरू होके 21 फरवरी जो आखिरी दिन था कैंप का, तब तक था। तो आखिरी दिन क्या था? कैंप फायर, आग जलाने की तैयारियां चल रही थी। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुले, हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई है, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो मैं अवाक उन्हें देखती रह गई। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर था और मेरी आंखों में खुशी के आंसू टपक रहे थे। तो आखिरी दिन क्या हुआ, जब ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने मैडम संगीता को बुलाया तो उन्हें लगा आज फिर मुझसे कोई गलती हो गई। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया जाएगा, तो संगीता मैडम कितनी खुशी थी कि खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अब आपने चर्चा करनी है कि पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई होगी, पर्वतारोहण की तरह और कौन कौन से काम हैं जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है और क्यों। तो ये आपने आपस में चर्चा करनी है ताकि आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा समझ आए। जब हम एक दूसरे से किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो हमें और बहुत सारी बातें सुनने को, नई बातें सुनने और समझने को मिलती हैं जो हमें पहले नहीं पता होती। तो आपने इसके बारे में एक अपनी कॉपी में लिखना है। अपने ये ऐसा कोई अनुभव आपको हुआ है या आपने किसी से सुना है तो आपने उस अनुभव के बारे में अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, ये आगे है, इसमें कल्पना करो और लिखो। तुम पहाड़ पर हो, तुम्हें वहाँ कैसा लग रहा है, क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या करने को मन कर रहा है। आपने कल्पना करनी है कि आप पहाड़ पर घूमने गए हुए हैं, तो आपको वहाँ पर कैसा लग रहा है पहाड़ पर, और क्या क्या वहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, पहाड़ पर क्या दिखाई दे रहा है, और वहाँ पर आपका क्या करने को मन कर रहा है पहाड़ पर। खेल खेल में पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वह खेल ही खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। खेल खेल में 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई 12 वर्ष की लड़की। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहाँ था केवल खूब अंधेरा, ठंड और डर। पास में कुछ नहीं और बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह है गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना। तो जिन बछेंद्री पाल को गौरव प्राप्त है, पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली जो थी, उन्हीं बछेंद्री पाल की ये बचपन की एक घटना है कि वो 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर खेल खेल में ही चढ़ गई, लेकिन उतर नहीं पाई। अंधेरा हो गया था और उनको बहुत डर लग रहा था। तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली हैं।
बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जिसके बारे में आपने पाठ में पढ़ा है। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। तो वो खुद भी ट्रेनिंग देती थी बछेंद्री पाल पहाड़ पर चढ़ने की, और 1984 में वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। एक धमाका। 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़ 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 की आवाज के साथ हुआ एक जोरदार धमाका। इससे पहले वे उठ पाते, टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज उनसे जोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आई। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। यह एक भयंकर बर्फ का तूफान था। देखिए, वो टेंट में सोए तो कोई भारी चीज आकर उनसे टकराई, जिससे उनका टेंट भी उड़ गया और उन्हें चोटें भी आई। तो ये क्या था? बर्फ का तूफान। और बर्फ का तूफान बहुत ही भयंकर होता है, बहुत खतरनाक होता है। और पहाड़ों पर कब बर्फ का तूफान आ जाए पता ही नहीं लगता, एकदम से भी आ जाता है। तो आप कुछ कर भी नहीं पाते, वहाँ पर बचाव का कोई उपाय सूझना बहुत मुश्किल होता है। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसका नेपाली नाम सागर माथा है, पर कदम रखा। तो ये 18 लोगों की टीम कौन सी है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रही थी, और जिसमें 7 महिलाएं थी, जो कि 15 मई की रात को जब सोई एक जगह 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी वो, और पूरी ऊंचाई, इसकी टोटल ऊंचाई थी 8900 मीटर, यानी कि अभी 1600 मीटर और चढ़ना था। तो माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम क्या है? सागर माथा। तो जब वो टेंट में सोई तो बर्फ़ का तूफान आया और उससे उनको चोट लगी। वो पूरी बर्फ़ में छुप गई थी, ढक गई थी, बर्फ़ पूरी उनके ऊपर थी। तो लोगों ने कुल्हाड़ी से बर्फ़ हटा हटा के उनको बाहर निकाला था। तो इस तूफान से घबरा कर कुछ लोग तो नीचे लौट गए वापस, लेकिन बछेंद्री जो है 23 मई को, 15 मई से शुरू होकर आप देखिए 23 मई को वो माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने कदम रखा। तो कितनी खुशी हुई होगी, कितनी ज़्यादा खुशी हुई होगी कि इतने बाधाओं के बाद जब अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी। पैर फिसलते ही हज़ारों फुट नीचे ही गिरकर रुकते। तो जिस चोटी पर वो खड़े थे वहाँ पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह भी नहीं थी। अब आप देखिए कैसी नुकीली होगी वो, कितनी तंग जगह पे वो खड़े होंगे। वो 2 जने थे, एक बछेंद्री पाल और दूसरा उनकी टीम का एक साथी, और बाकी साथी नीचे लौट गए थे। तो उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा। अब माउंटेनियर हैं तो उनके पास ऊपर चढ़ने के और सावधान रहने के सभी साधन वो लेकर चलते हैं। तो हुक से उन्होंने अपने आप को बांधकर कुल्हाड़ी से हुक की तरह उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा। तो बर्फ में कुल्हाड़ी को गाड़ दिया और रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा। तब वे लोग वहाँ पर खड़े हो पाए। वे ठंड से काँप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। ठंड से तो काँप रही थी पर खुशी बहुत ज़्यादा थी, तो खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने वहाँ माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फ़ोटो भी खींचे। अब तिरंगा तो भारत की शान है, तो वहाँ पर पहुँच के उन्होंने तिरंगा गाड़ा, माथा टेका, प्रणाम किया यानी कि, और कई फ़ोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो ये कितने गौरव की बात थी बछेंद्री के लिए कि हम मुझे पढ़ने में ही इतना गौरव महसूस हो रहा है, इतना रोमांच हो रहा है, तो जब वो चढ़ी होंगी तो उन्हें कितना कितना अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ, कमर सीधी, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। अब आगे फिर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें तिरंगा लहराते हुए दिखाया है बछेंद्री को, यानी कि ये माउंट एवरेस्ट पर ये टीम चढ़ी हुई है। अब ये सोचो, बछेंद्री ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा होगा? झंडा कब कब फहराते हैं? अपने देश के झंडे के बारे में जानकारी इकट्ठी करें।
अब 6 या 8 बच्चों के समूह में बट जाओ, अपने अपने समूह के लिए झंडे का डिज़ाइन बनाओ। झंडे का यह डिज़ाइन तुमने क्यों चुना? क्या तुमने किसी और देश का झंडा देखा है? कहाँ? तो तिरंगा क्यों गाड़ा था? क्योंकि वो भारतवासी थी, तो अपने जहाँ भी जब ऐसी कोई बहुत मुश्किल लक्ष्य को पर पहुँचते हैं, हमारी सेनाएं भी जैसे कोई चोटी जब जीतती हैं, दुश्मनों से छुड़ाती हैं या जीतती हैं, तो वहाँ पर तिरंगा गाड़ती हैं, तो वो दिखाती हैं कि हमारे देश की पहचान है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर बछेंद्री ने दिखाया कि भारत से भी यहाँ पर कोई पहुँचा है, और ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात थी। तो झंडा कब कब फहराते हैं? किस समय झंडा फहराते हैं? अब आप पूरे साल में अपने स्कूल में देखते होंगे कि 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है ना। ये तो दो है ही, एक स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्र दिवस पर झंडा ज़रूर फहराया जाता है। इसके अलावा कब कब झंडा फहराया जाता है, ये भी आप जानकारी इकट्ठी करें अपने देश के झंडे के बारे में। तो आपने क्या करना है, अपने आप ग्रुप बना लीजिए, यानी कि समूह बना लीजिए 6 या 8 बच्चों के, और अपने समूह के झंडे का डिज़ाइन बनाओ। तो आपने अपने ग्रुप के लिए झंडे का कौन सा डिज़ाइन चुना है, ये भी आप बताइए। और आपने क्या किसी और देश का झंडा भी देखा है? तो कहाँ देखा है? क्या आपने सिर्फ तिरंगा ही देखा है या किसी और देश का झंडा भी देखा है? देखा है तो कहाँ देखा है? टीवी पर देखा है, या आप दूसरे देश में घूमने गए हैं वहाँ देखा है, या ओलंपिक में देखा है? कहाँ देखा है, ये आप बताइए। ये पूरा पाठ पढ़कर बच्चों हम क्या समझे? लोग एडवेंचर के लिए क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको एडवेंचर अच्छा लगता है, उनको उसमें रोमांच होता है, कुछ नया करना अच्छा लगता है, और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, और अपनी उपलब्धि पर खुश गौरव पाते हैं वो अपनी उपलब्धि पर, कि जब वो किसी खतरनाक चीज़ को, किसी क्या कहेंगे इसको, पहले हमने बोला था कि जिसको करने का साहस नहीं होता, ऐसी चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, उसे ही एडवेंचर कहा जाता है। तो लोगों को मज़ा आता है जोखिम भरे काम करने में। कोई 2 उदाहरण लेकर समझाओ कि पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर क्यों हो सकता है। तुम पहाड़ पर चढ़ने जाते हो तो क्या तैयारी करते, अपने साथ क्या क्या ले जाते, अपने शब्दों में लिखो। तो आपने 2 उदाहरण देने हैं कि पहाड़ पर चढ़ना कैसे चुनौती भरा है, एडवेंचर क्यों है, और अगर तुम पहाड़ पर जाओगे तो अपने साथ क्या सामान लेकर जाओगे, क्या तैयारी करोगे, और उसे अपने शब्दों में लिखो। तो ये तो बहुत बहुत ही अच्छा चैप्टर था जो हमने पढ़ा। इसके बारे को पढ़ के हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली। पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है, क्या क्या तैयारियाँ करनी होती हैं, और भारत की पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। तो बच्चों, इसमें पढ़ने के बाद जो भी आपको करने के लिए और लिखने के लिए कहा गया है, चर्चा करने के लिए या कॉपी पे लिखने के लिए, तो उसके बारे में आप चर्चा करें और लिखें। तो हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।